नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, आज ये उत्तराखंड के एमसीक्यू का पार्ट 2 है। इससे पहले देखिए, कल मैं पार्ट 1 लेके आया था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग उसका आंसर नहीं दे रहे हैं। तो कोशिश करिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर देने की। कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। और देखिए, जो सीरीज हमने चला रखी है, ये प्रतिदिन आपको रात को रोज 8 बजे मिल जाएगी। सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी आगामी पटवारी की परीक्षा है, बंदी रक्षक की परीक्षा है, और भी जो अन्य आगामी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए ये जो सीरीज है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पे तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.9 यानी कि 5,900 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों को इसका आंसर आता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, जिन जिन लोगों को इसका आंसर आता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए, इस संडे से, ठीक है, इस संडे से आपका यहाँ पे हमारे द्वारा जो ऑफलाइन का जो आपका यहाँ पे टेस्ट चलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट, इसको क्या करेंगे कि देखिए, आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करते ही आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उस पीडीएफ के जरिए आप उसको सॉल्व करिए। उसका सॉल्यूशन वीडियो रात को दे दूंगा। तो पूरा जो समूह गौ का पैटर्न है उस पे आधारित ये हम हमारी टीम द्वारा आप सभी लोगों के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये संडे से स्टार्ट होगा। हर संडे आपको ये टेस्ट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी लोगों को करना कुछ नहीं है, आप सभी लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आप सभी लोगों के लिए इतना कुछ करें, तो आप सभी लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ आप लोग भी रिटर्न में कुछ ना कुछ करें आप भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, सौर घाटी का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था। यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। और आगामी देखिए, जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है वो सिंपल सा पैटर्न है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ की गहराई तक नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऊपरी नॉलेज रख के कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, जो सौर घाटी है उसका उत्तरी खंड भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाया जाता था, ये कहलाया जाता था सीरा। ठीक है, सीरा राज्य कहलाया जाता था। कुछ चीज़ें हैं सीरा राज्य के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो आपका सीरा है, सीरा राज्य में भारती चंद ने वहां पे जो अपना सामंत नियुक्त किया था, किसको नियुक्त किया था, वो किया था आपका डुंगरा बसेरा को। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, डुंगरा बसेरा। डुंगरा बसेरा को यहाँ पे सामंत नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, ये किया गया था आपका भारती चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी ये ऐसे ही बन सकता है, ये उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप सभी के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है कि बताइए कि सीरा राज्य में किस चंद शासक के द्वारा डुंगरा बसेरा को अपना सामंत नियुक्त किया गया था। तो आपको उस टाइम पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारती चंद। और मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि वहाँ पे जब रुद्रचंद द्वारा थल विजय किया गया था, तो उस टाइम पे वहाँ पे उसी के जीत की उपलक्ष्य में वहाँ पे रुद्रचंद के द्वारा शिव मंदिर भी बनाया गया था। और यहाँ पे रुद्रचंद के द्वारा ही विधि पूर्वक जो भूमि बंदोबस्त है वो कराया गया था। सिरा राज्य आपका पिथौरागढ़ का राज्य। ठीक है, ये था आपका उस टाइम का सिरा राज्य। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा करेगी। ये इस टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शंस हैं। तो आप जल्दी बताइए कि जो देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम है उसकी स्थापना कब करेगी थी। ठीक है, तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा करेगी थी, तो ये करेगी थी आपकी ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये, सभी लोग इनका नाम जानते होंगे। ये अलग क्वेश्चंस के जरिए इनका नाम आपको पता होगा, लेकिन आज ये क्वेश्चंस के जरिए पता चल रहा होगा कि जो देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम है उसकी स्थापना किसके द्वारा करेगी थी, ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा करेगी थी। तो देखिए, ज्योतिराम कांडपाल किस लिए आपको ध्यान में होगा, मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो आपको ये डेट याद होगी, 12 मार्च 1930 क्या हुआ था इस दिन,
देखिए ये हुआ था दांडी यात्रा हुई थी। तो दांडी यात्रा में जो आपके 78 सत्याग्रहियों ने जब भाग लिया था, उसमें से उत्तराखंड की भी 3 जो सत्याग्रही थे वो इन इन लोगों ने भी भाग लिया था, जिसमें से एक नाम था आपका ज्योतिराम कांडपाल, दूसरे की बात करें तो वो थे आपके भैरव दत्त जोशी, और तीसरे जो थे आपके वो थे आपके खड़ग बहादुर। तो ये 3 नामों को याद रखिएगा। ये एक दांडी मार्च में जो दांडी यात्रा थी उसमें भाग लेने वाले 3 उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति हैं। पहला है आपके ज्योतिराम कांडपाल, दूसरा हो गया आपका भैरव दत्त जोशी, तीसरा हो गया आपका खड़ग बहादुर। ठीक है। तो अगर ज्योतिराम कांडपाल जी की बात करें तो इनको जो जन्म हुआ था वो 1892 में हुआ था। ठीक है, 1892 में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। जो जो पॉइंट आप सभी को नहीं आते हैं उसको आप एक काम करिए, कॉपी पेन लेके रखिए अपने पास, और उसको एक एक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगामी जो आपके पेपर होंगे उनमें ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस करंट से भी रिलेटेड ये जो क्वेश्चन हैं ऐसे बनते हैं। जैसे कि इस बार आपने वीडियो का क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर लगाइए जल्द से जल्द, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग कल मैं देख रहा था बहुत सारे लोग रीच हो रही थी वीडियो, लेकिन आप सभी लोग नीचे कमेंट्स नहीं करते हैं। आप लोग आंसर आता है तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर को आपका यहाँ पे जो जीवित प्राणी है उसका दर्जा दिया गया है। गंगोत्री के साथ साथ एक और ग्लेशियर है, देखिए उस ग्लेशियर का नाम यहाँ पे नहीं है, हो सकता है गंगोत्री के बदले आपका यमुनोत्री आ जाए। ठीक है, यमुनोत्री, यमुनोत्री भी आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। 2 ग्लेशियर हैं आपके, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। इन दोनों को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा आपका जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। अगर बात करें गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में, तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी निकलती है। ठीक है, इसको मैं एक बार से आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पेन चेंज करके। तो देखिए जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, तो देखिए जैसे कि ये ग्लेशियर है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से आपकी जो नदी निकलती है वो नदी निकलती है आपकी भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम। ठीक है, अब देवप्रयाग से आगे, यानी कि देवप्रयाग से आगे ये जो नदी है इसको कहा जाता है गंगा। ठीक है, कुछ लोग कह लेते हैं कि गंगोत्री जो है वो गंगा नदी निकलती है, वो भी कहना सही है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो देखिए याद रहेगा आपको, यमुनोत्री जो सॉरी गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से सबसे पहले आपकी भागीरथी नदी निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा मिलने के बाद आगे ये किस नाम से जानी जाती है? गंगा नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर की अगर मैं ऊंचाई की बात कर लूँ तो ये है आपके 6,672 मीटर, 6,672 मीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़ा है, एक बार देख लीजिएगा आप। और जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर का जो आपका हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 6,400 मीटर के आसपास, 6,400 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आंकड़े हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, लेकिन ऑथेंटिक आंकड़े हैं ये, और इन चीज़ों का नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस वर्ष वृक्षों की कटाई के विरुद्ध टिहरी भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े होंगे। बताइए कि रक्षा सूत्र आंदोलन के जो आपके सूत्रधार थे वो कौन थे, या फिर ये कहाँ हुआ था? इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये इस टाइप से क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के बना रहा है यूके ट्रिपल एस सी, और हमारी टीम की पूरी कोशिश हो रही है कि आप सभी लोगों को इसी टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो आपका आगामी पटवारी पेपर है, पटवारी या लेखपाल का जो पेपर है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो 1994 है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा 1994। ठीक है, तो देखिए ये जो रक्षा सूत्र आंदोलन था, ये टिहरी में क्या हुआ था कि वृक्षों की कटाई के लिए। इसकी मैं पूरी कहानी बता देता हूँ आपको, ताकि आप सभी लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो भिलंगना के आपका खवाड़ा गाँव है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका अगर सूत्रधार की बात करूं तो वो थे आपके सुरेश भाई, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, सुरेश भाई। ये कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। बताइए कि रक्षा सूत्र के जो सूत्रधार थे वो कौन थे? वो है आपके सुरेश भाई। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला देखिए, इसमें जो मैं आपको कहानी की तरफ बताना चाह रहा हूँ जिसको, तो देखिए जो ये आंदोलन था ना, रक्षा सूत्र आंदोलन, इसका मुख्य कारण है, कोई भी आंदोलन होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तो देखिए इस जो रक्षा सूत्र आंदोलन था उसकी भी कुछ वजह थी। इसका जो मुख्य कारण था
वो था आपका, देखिए जो ऊंचाई में वन थे उनका कटान पे जो प्रतिबंध, पहले क्या था कि जो ऊंचाई पे वन होते थे उन पे ऊंचाई इलाकों में जो भी वन है उन पे कटान पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, और एक प्रतिबंध बहुत जरूरी भी था, क्योंकि देखिए जो भी आजकल देखिए पेड़ों के कटान हो रहे हैं या पर्यावरण असंतुलन हो रहा है ये, और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जैसी यहाँ पे समस्याएं पैदा हो रही है, इन सभी का कहीं ना कहीं कारण है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, देखिए पहले के लोग, आजकल की जो लिटरेसी रेट है वो पहले की लिटरेसी रेट से अधिक है, लेकिन अभी भी हम अगर देखें तो हम ये सोशल मीडिया पे ही अधिकतर वर्क करते हैं, लेकिन इसको, ये जो पर्यावरण से संबंधित वर्क है इसको धरातल पे भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहले था आपका, ऊंचाई पे जो भी वन लगे थे उन पे कटान पे क्या लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था पहले। लेकिन होता है क्या है कि उत्तर प्रदेश उस टाइम पे क्या था, 1994 उत्तराखंड नहीं बना था, जो यूपी गवर्नमेंट थी, यूपी गवर्नमेंट की जो वन विभाग की टीम थी उसने ये प्रतिबंध हटा दिया कि ये कहने लग गए कि अब हम ऊंचाई पे भी वन काट सकते हैं। इसी के विरोध में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और इसका इफेक्ट कितना बड़ा होने वाला था देखिए। ये जो अगर ये आंदोलन स्टार्ट नहीं होता, अगर यहाँ के लोग उस टाइम पे भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते और सोशल मीडिया पे ही ये सारी चीज़ें करते हैं, तो उस टाइम पे 2500 से ज़्यादा वृक्षों का वहाँ पे बलि चढ़ने वाली थी। तो देखिए उस टाइम पे एकता दिखाई यहाँ पे, और सुरेश भाई जो हैं इनके सूत्रधार थे, उन्होंने ये रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया। टिहरी के ये खवाड़ा गांव से स्टार्ट हुआ, और उनके द्वारा ये आंदोलन चला के उनके द्वारा ही ये 2500 जो वृक्ष हैं उनकी जान बच पाई। तो देखिए उस टाइम पे ये जो वृक्षों का महत्व है आप समझ रहे होंगे। और उस टाइम पे एक प्रसिद्ध नारा है, इसको नारे को हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका लोअर पीसीएस का मेंस होगा या फिर पीसीएस का मेंस होगा, तो अगर वहाँ पे वनों से संबंधित आते हैं तो आप इस नारे को लिख सकते हैं। तो देखिए नारा क्या था, देखिए एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ, और आप सभी लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए उस टाइम पे जो नारा था वो था आपका, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये उस टाइम का आंदोलन का नारा था, और काफ़ी सफल ये आंदोलन रहा, और उसके जरिए जो 2500 पेड़ जो प्रतिबंध हटा दिया गया था, कि ऊंचाई पे पेड़ कटान का जो प्रतिबंध था उनको हटा गया था, वो फिर प्रतिबंध लग गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो को, अगर आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा तो। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में सालमली किस नदी का प्राचीन नाम है। आंसर लगाइए जिसको इसका आंसर आता है, और जिन जिन लोगों ने वीडियो देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हमारी वीडियोस को। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, कोशिश ये रह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, इसीलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट सीरीज भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस बहुत सारे काम कर रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे काम करने हैं आप सभी लोगों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सालमली नदी जो है वो है, कहा जाता है आपका सुयाल नदी को। ठीक है, इसका आंसर सुयाल नदी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसको राइट आंसर मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, तारा दत्त गैरोला द्वारा रचित सदई नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो देखिए जो आपका सदई नामक सदई है, ये एक आपकी ये काव्य कथाएं हैं, मतलब जो सदई है गढ़वाल में काफ़ी प्रचलित है, हर घर में सदई नामक जो कथाएं हैं वो कही जाती हैं, गाई जाती हैं, काव्य कथाएं भी हैं ये सदई। ठीक है, तो देखिए जो इस पे ये पहले से ही थी सदई, जो काव्य था ये पहले से ही था, इसको अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया आपका दारा दत्त गैरोला जी के द्वारा, और किस वर्ष किया गया, ये किया था आपका 1921 में। राइट आंसर इसका 1921 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो सदई की जो कथाएं हैं वो आपके दिशा और ध्यानी किसको कहा जाता है गढ़वाल में, बहन और बेटी। तो उनकी जो व्यथा थी या उनका जो भ्रात प्रेम था, जब वो अपने ससुराल चले जाते तो उस टाइम पे गाई जाती थी, कही जाती थी, और उसके बाद ही तारा दत्त जी के द्वारा 1921 में इस पे एक पुस्तक प्रकाशित करेगी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका 1921 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, शक्ति पत्रिका का पहला अंक किस दिन प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के आ सकता है। आज तक आपने देखा होगा कि शक्ति जो नामक पत्रिका है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया, या क्या हुआ, इस सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता था। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है ये डिमांड कर रहा है कि शक्ति जो पत्रिका नामक जो पत्रिका है उसका पहला अंक किस दिन प्रकाशित हुआ। आंसर जरूर लगाएगा नीचे। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका विजयादशमी। आज विजय दिवस भी है, और इसका देखिए ये है विजयादशमी। विजय दिवस का मनाया जाता है आपका आज ही के दिन, यानी कि 16 दिसंबर
को ये विजय दिवस भी मनाया जाता है, और ये विजयादशमी के दिन आपका प्रकाशित हुआ था। शक्ति नामक जो आपका अखबार था, ये क्या हुआ था, अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो गया था, उसी के बंद होने के बाद इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था शक्ति नामक पत्रिका का, वो हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1918 के टाइम पे। ठीक है, 15 अक्टूबर 1918 को इसका पहला प्रकाशन हुआ था। विजयादशमी थी उस दिन, और उसी दिन ये पहला अंक इसका निकला हुआ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं आपके क्राचल देव, क्राचल देव से संबंधित है बालेश्वर मंदिर से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चंपावत के बारे में बता देता हूँ कुछ चीजें। देखिए, मैंने आपको बोला था गठन आएगा, तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस पेपर में गठन पूछे गए हैं। और इसका जो चंपावत जिला का बना, ये बना था आपका 15 सितंबर 1997 को आपका ये चंपावत जिला बना। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक दो जो बहुत नई नई चीज़ें मुझे मिली, उसको मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप सभी लोग उसको नोट डाउन कर लें, और आगामी जो पेपर है उसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला रहेगा आपका पाताल रुद्रेश्वर की गुफा। ठीक है, आपकी जो पाताल रुद्रेश्वर की जो गुफा है वो भी आपकी चंपावत में है। 1993 में इसकी खोज करी गई थी, 1993 में। साथ ही साथ जो दूसरा है आपका, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रुक्मणी नौला। ठीक है, ये आगामी जो परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका रुक्मणी नौला। ठीक है, देखिए देखिए जो आपका रुक्मणी नौला है वो भी आपका कहाँ पे है, चंपावत में ही है। झूठा मंदिर भी आपका चंपावत में है। और आपका झिंझाड़ ताम्रपत्र कहाँ से मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। झिंझाड़, झिंझाड़ ताम्रपत्र ये कहाँ से मिला है, ये भी आपका कहाँ से मिला हुआ है, चंपावत जनपद से ही मिला हुआ है। बालेश्वर मंदिर की बात कर ली जाए तो देखिए, जो बालेश्वर मंदिर है उसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी आपकी उद्योग चंद्र के द्वारा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, गुमानी पंत ने किस कुमाऊं कमिश्नर की प्रशंसा में कुछ छंद लिखे, प्रशंसा में कुछ छंद लिखे थे? बताइए, तीन चार आपके सामने यहाँ पे गवर्नर रखे हैं, कमिश्नर रखे हैं। तो बताइए, इन कमिश्नर को बताइए कि इनमें से किस कमिश्नर की प्रशंसा में गुमानी पंत के द्वारा कुछ छंद लिखे गए थे। इसका आंसर जरूर लगाइएगा, नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप सभी लोग जितने भी देख रहे हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लुसिंगटन। ठीक है, ये लुसिंगटन के बारे में ही, इनके गुमानी पंत जी के द्वारा इसमें इनके बारे में ही कुछ छंद लिखे गए थे। वैसे ये कौन से नंबर के थे आपके कमिश्नर? चौथे नंबर के कमिश्नर थे। ठीक है, पहले नंबर की बात करें तो देखिए, पहले में आपके ई गार्डनर थे। ठीक है, दूसरे नंबर में आपका जो थे आपका, वो थे आपका ट्रेल। तीसरे नंबर में जो आपके थे वो थे आपके जॉर्ज गोबान। ठीक है, गोबान। ठीक है, चौथे नंबर के जो थे आपके वो थे आपके टॉम लुसिंगटन। ठीक है, टॉम लुसिंगटन के द्वारा काफ़ी कार्य किए गए। जैसे कि 1842 की बात कर लें तो 1842 में जो इनके द्वारा जो नैनीताल नगर पालिका है उसके गठन के लिए एक्ट पारित किया गया था। 1848 में इनके द्वारा क्या किया गया, 1848 में बागेश्वर में जो गोमती नदी पुल है उसका जो निर्माण कराया गया था, ये भी आपका टॉम लुसिंगटन के द्वारा ही कराया गया। बात कर लेते हैं थोड़ी सी गुमानी पंत जी के बारे में, ताकि इसी के साथ साथ आपको गुमानी पंत के जी के बारे में भी कुछ जो पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले इनकी जन्म की बात कर लें 1790 में काशीपुर में। देखिए, अधिकतर किताबों काशीपुर ही मिलता है, लेकिन कहीं अगर पुराने कहेंगे तो आप पिथौरागढ़ भी इनका चर्चित नाम है। पिथौरागढ़ भी कई लोग मानते हैं इनका जन्म स्थल। ठीक है, तो गुमानी पंत जी जो हैं उनका जो जन्म हुआ था वो काशीपुर में ही हुआ था। पिता इनका देवनिधि पंत है, इनके पिताजी का नाम पूछा जा सकता है आगामी पेपर में, देवनिधि पंत है। माता थी इनकी देव मंजरी, देवनिधि और देव मंजरी। ठीक है, देवनिधि इनके पिता का नाम था और देव मंजरी इनकी माता का नाम था। और इनको कुमाऊं का प्राचीन कवि भी कहा जाता है, गुमानी पंत को। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूछा जाता है किस कवि को कुमाऊं का प्राचीन कवि कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका गुमानी पंत। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और जितने भी सवाल समझा रहा हूँ कोशिश पूरी रहती है हमारी कि आप सभी को एक क्वेश्चन के साथ साथ तीन चार क्वेश्चन या सात आठ क्वेश्चन एक ही साथ कवर हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमने बहुत कम क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि हर रोज आपको 20-20 क्वेश्चंस करा के हम एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकें, और आपको सारे क्वेश्चन आप जब पेपर हॉल में बैठो तो आप उसमें सारे क्वेश्चन टिक कर सकें। अगला थोड़ा सा यहाँ पे करंट्स का क्वेश्चन है, उत्तराखंड एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति कब लागू करेगी? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
जिस नीचे आप सभी लोग इसका आंसर लगाइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि उत्तराखंड का 10वें का, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मानिए 10वें का अगर ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है। उत्तराखंड का जो एरोसोल और रक्षा उद्योगों की नीति है वो कब लागू करी गई थी? वो करी गई थी आपकी 2020 में। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2020 हो जाएगा। उसमें इसमें क्या था देखिए, जो त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी उसके टाइम पे राज्य में जो रक्षा उद्योग लगाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको, उनके द्वारा घोषणा करी गई कि हम जो राज्य सरकार है उनको क्या देगी, सब्सिडी देगी। ठीक है। और ये किसके तहत बनाया गया था, ये जो आपकी रक्षा उद्योग लगाने वाली कौन किस स्कीम के तहत? ये थी आपकी केंद्र की जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसके तहत ये जो आपका ये नीति है उसको पारित किया गया था, उत्तराखंड की एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिक नीति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, महाभारत में त्रिपथिका किसे कहा गया है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लगा दीजिए। इसका आंसर है आपका गंगा। ठीक है, गंगा को यहाँ पे महाभारत में क्या कहा गया है? त्रिपथिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? चलिए इसका आंसर लगाइए जल्दी से, ताकि इसको आप कर सकें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में इसका जो आंसर है वो जरूर लगाइए आप लोग, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करिए कि जो आपका 12वें का ए है, बी है या सी है। तो क्वेश्चन था आपका, जो आपका किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गाडगिल फॉर्मूला। ठीक है, गाडगिल फॉर्मूला के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जाता है, बहुत बार। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008। ठीक है, कई लोग कहेंगे ये हिंदी में लिख दिया, तो थोड़ा सा ये टाइपिंग का है। 2008 के अंतर्गत महिलाओं के आरक्षण सीमा कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 50। तो ये 50% इनको आरक्षण प्राप्त है 2008 के अंतर्गत। ये पंचायती राज संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 50% जो आरक्षण है वो है आपका महिलाओं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वंदना कटारिया का संबंध किस क्षेत्र से है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में आपका जो ओलंपिक्स हुए हैं उसके जरिए काफी चर्चित रही हैं, और आगामी जो पेपर है उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो संबंध है वो खेल से है। किस खेल से है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये है आपके हॉकी से, हॉकी खेल से संबंधित है आपकी वंदना कटारिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इनको एक क्वेश्चन और इसी का क्रॉस क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो हैट्रिक गर्ल है, हैट्रिक गर्ल, देखिए जो हैट्रिक गर्ल्स है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका वंदना कटारिया को ही कहा जाता है हैट्रिक गर्ल। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कालागढ़ बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कालागढ़ बांध वाला भी। तो देखिए इसको जाना जाता है आपका रामगंगा बांध। ठीक है, रामगंगा नदी पे बना हुआ है आपका कालागढ़ बांध। तो इसको रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस जिले में है ये? आपका पौड़ी जनपद में स्थित है आपका कालागढ़ बांध। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए, तीलू रोतुली के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो भूप सिंह गोरला। ठीक है, गोरला नहीं लिखा है मैंने, भूप सिंह गोरला इनके पिताजी का नाम था, तीलू रोतुली। ठीक है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, काफी, ठीक है, साहसिक महिला थी ये। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? पौड़ी में हुआ था। पौड़ी का एक गुराड़ गांव है, गुराड़, इनके गांव का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अब जो आयोग है ना वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस जनपद में हुआ था। अब बताइए कि जो तीलू रोतेले जी का जन्म हुआ था वो किस गांव से संबंधित है? तो गुराड़ गांव से संबंधित है। इनके अगर पूरे नाम की बात करें, जो आपकी तीलू रोतली थी, इनका जो पूरा नाम था वो था आपका तिलोत्तमा देवी। पिता मैंने बता दिया कि आपका इनके जो पिता थे वो भूप सिंह गोला थे। इनकी घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? बहुत बार पूछा जा चुका है, बिंदुली। बिंदुली इनकी घोड़ी का नाम था। और बिंदुली और आपके इनके जो पिता थे भूप सिंह गोला, दोनों ही सराय खेत का युद्ध हुआ इनका, और ये सराय खेत के युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है, तिली रोतिले की मृत्यु है, ये 22 वर्ष के आसपास हो गई थी। पूर्वी नयार नदी पे कहा जाता है कि पूर्वी नयार नदी पे जो आपका कत्यूरी सैनिक था एक रामू रजवार, उन्होंने इनकी जो हत्या है वो कर दी थी यहाँ पे पूरी नयार नदी के तट पर। इनकी प्रतिमा देखने को मिलती है पौड़ी के वीरो खाल में। वीरो खाल में इनकी एक
बहुत बड़ी जो प्रतिमा है वो लगाई गई है पौड़ी के में जो लोग रहते हैं। तो जितने भी लोग पौड़ी में रहते हैं वो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ लगी है करके यहाँ पे वीरोखाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। ग्वारखा गुफ उद्यार किस जनपद में स्थित है? ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन लेके आए हुए हैं ग्वारखा उद्यार वाला। तो देखिए ये है आपका चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है। अब आपसे मेन बात है कि ग्वारखा गुफा किस जनपद में है, इसके पूछने के चांस तो कम है, लेकिन ये किस नदी के किनारे है इसके पूछने के चांस ज़्यादा है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपके जो गोरखा उद्यान है वो किस नदी के तट पर है। वो है आपके अलकनंदा नदी के तट पर। और किस गांव के पास है ये आपका डुंगरी। ठीक है, डुंगरी गांव के पास स्थित है। एक डुंगरी गांव आपका चंपावत के आसपास भी पड़ता है, लोहाघाट के पास पड़ता है शायद डुंगरी गांव। ठीक है, तो डुंगरी गांव के पास ये चमोली वाला डुंगरी गांव। ठीक है, उत्तराखंड कुमाऊं वाला नहीं। ये आपका गढ़वाल का चमोली जनपद के अंतर्गत जो डुंगरी गांव पड़ता है उसके पास यहाँ पे गोरखा गुफा है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है आपके मानव हो गया, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के क्या मिले हैं, रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये रंगीन चित्र मिले हैं गोरखा उद्यान से, तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने राज्य की सीमाओं का एकीकरण किया था? इसका क्वेश्चन लगाइए और नीचे जो है आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट्स करके कि बताइए इसका आंसर क्या है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ईस्टगण हो जाएगा। अगला है आपका, देखिए बंसी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंसी नारायण मंदिर। और ये आगामी जो क्वेश्चन हैं आपके होने वाले हैं उनमें पूछा जा सकता है बंसी नारायण नारायण मंदिर। तो ये है आपका गोपेश्वर में स्थित। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी टाइप करना है कि आप बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ 20 क्वेश्चन में थे। ठीक है, तो बताइएगा नीचे स्कोर कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी भी यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाने से पहले लाइक जरूर करके जाइएगा आप हमारी वीडियो को, और कॉमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के लेखक कौन है? पहला है आपका जयकृत शाह, उपेंद्र शाह, मतीराम या श्री जटाधर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपका श्री जटाधर, इसके आपके फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के लेखक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका श्री जटाधर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और संडे के दिन आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। संडे के दिन एक काम करेंगे, सुबह के टाइम पे 9 से 10 बजे के बीच में मैं एक वीडियो आपको दूंगा, क्योंकि हमारे टेलीग्राम पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि टेस्ट अगर मान लीजिए मैंने बोल दूं कि आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे पीडीएफ डालने की, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आप बहुत बार देख रहे होंगे टेलीग्राम पे शेयर नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पाएगा, एक छोटी सी बहुत शॉर्ट वीडियो, मान लीजिए 1 से 2 मिनट की वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप इस लिंक पे जाइए और इस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और आपको जो पीडीएफ है वो आपके फ़ोन में आपके पास प्राप्त हो जाएगी। उसको आप पूरे दिन भर में आपको सॉल्व करना है। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके जो आंसर्स हैं, उसकी सॉल्व वीडियो है, ठीक है, सॉल्व वीडियो जो होगी उसकी, वो हम रात को यानी कि संडे के दिन ही रात को 8 बजे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप सभी लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी तक बहुत सारा सपोर्ट किया है, तो थोड़ा सा सपोर्ट और मांगते हैं आप सभी लोगों से। और शेयर जरूर करिएगा आप सभी लोग हमारी वीडियो को। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो देखिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे चैनल इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।